हेलो हाय। कैसे हैं आप? आज मेरी इतनी क्लियर राइटिंग आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो जितना क्लियर बुक में दिख रहा है उतना ही क्लियर एक्चुअली में दिखेगा, क्योंकि हम बुक से ही करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10। मैं एक एक पॉइंट लूँगा और एक एक पॉइंट को वन नोट पे एक्सप्लेन करके जो अकाउंट बुक में ऑलरेडी बना है उससे वेरीफाई कर लेंगे। पहला पॉइंट है, मिस्टर ब्राउन जो हैं उनकी कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है 21-22 की। तो 1 मई 2021 को इन्होंने परचेज करे हैं 24,000 के 12% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स, जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ ईच। परचेज करे गए हैं 84 रुपीज़ में, और ये है कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है 30 सितंबर और 31 मार्च को पे किया जाता है। तो इसका मतलब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 84, माइनस इंटरेस्ट। माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा जो है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 31 मार्च और 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे होता है। इन्होंने 1 मई को ओपन मार्केट से खरीदे, किसी और से खरीदे, तो मार्च तक का इंटरेस्ट तो सामने वाले व्यक्ति को मिल गया होगा। उसके बाद अप्रैल महीने का, एक महीने का जो इंटरेस्ट है 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 12%, 1/12, तो ये बनेगा 24,000। ठीक है, 2016। तो बैलेंस आया 1992000। ये आपका जो है बॉन्ड्स का जो है कॉस्ट आ गई, 24,000 बॉन्ड्स की कॉस्ट आ गई। इतने में खरीदा बट इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, तो आपने उसे एक्सक्लूड कर दिया। अब ये मैं अकाउंट्स में नहीं बना रहा, क्योंकि मैं आपको ये क्लियर हैंडराइटिंग में जो अकाउंट्स बने हुए हैं उसमें दिखा रहा हूँ। 24,000 इंटरेस्ट कॉलम में इनकम लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दो, एक ही बात है। अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे देखा पहले कॉस्ट लिखते आ रहे थे, अब यहाँ अमाउंट लिख दिया। मैं पहले से अमाउंट लिखते आ रहा था 1992000। तो ये एंट्री आपने रिकॉर्ड कर ली। वर्किंग नोट में जैसा हमने कैलकुलेट करा है वो दिखा दिया। 15 जून को आपने परचेज करे हैं इक्विटी शेयर्स, तो ये अलग अकाउंट में जाएंगे। बॉन्ड्स का अलग, हर टाइप के बॉन्ड का अलग, और हर कंपनी के इक्विटी शेयर का अलग, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आपने अल्फा लिमिटेड से खरीदा 25 रुपीज़ का, तो इक्विटी शेयर्स आपने खरीदा 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच हैं। आपने खरीदा 25 का, तो ये आ गया 37,50,000। इसमें आप ब्रोकरेज जोड़ेंगे, और ब्रोकरेज है 2%, तो इसका 2% निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा 38,25,000। तो ये आपकी जो है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट आ गई। नंबर यहाँ पर अब आपको आदत पड़ गई होगी कि भैया नंबर के साथ अमाउंट लिखते हैं,
बीच में एक डिविडेंड का कॉलम भी बना लीजिए। इनकम लिख लीजिए, डिविडेंड लिख लीजिए, एक ही बात है। 38,25,000 अमाउंट हमने कैलकुलेट करी, अकाउंट में डालने की बजाय यहाँ से वेरीफाई कर लिया। उसके बाद जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हुई वैसे वैसे डालते रहेंगे अमाउंट अकाउंट्स में। 10 जुलाई को इन्होंने 60,000 इक्विटी शेयर परचेज करे 10 रुपीज़ के 44 ईच, जिसमें 2% की ब्रोकरेज लगी है। तो यानी 60,000 के परचेज करे 44 ईच, इसमें जो है ब्रोकरेज चार्ज करी 2%। तो टोटल आएगा 2692000। 10 जुलाई को आपने क्या खरीदा? 10 जुलाई को आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे बीटा लिमिटेड के। अच्छा, पहले आप खरीद रहे हैं अल्फा लिमिटेड के, फिर आप खरीद रहे हैं बीटा लिमिटेड के। तो बीटा लिमिटेड एक अलग कंपनी है, उसके इक्विटी शेयर आप परचेज करेंगे तो उसे अलग अकाउंट में डालेंगे। 2692,800, 2692,800। तो हर इन्वेस्टमेंट का आपको अलग अकाउंट बनाना है। नंबर कितना है? 60,000 कितने में पड़ा? 26,92,800। फिर आपने अल्फा लिमिटेड जो है उसने बोनस दिया 3 के बदले 2। तो अगर 1.5 लाख है, आई थिंक इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूं। अगर 1.5 लाख है तो 3 के बदले 2 दिया है, तो 1 लाख शेयर्स दे दिए बोनस के, पैसे कुछ लगे नहीं, तो शेयर्स बढ़ गए, एवरेज कॉस्ट कम हो गई, पैसे कुछ लगे नहीं। अल्फा लिमिटेड के जो है 80,000 शेयर्स को बेचा 22 रुपीज़ में। तो आप 80,000 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 22, सिंपल। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 22 में बेचा तो इतने में बेच दिया। बट इस पर प्रॉफिट क्या आया, लॉस क्या है, वो देखना पड़ेगा। तो वो आप कैसे देखेंगे? वो आप देखेंगे कि भाई देखिए 38,25,000 का पड़ा आपको अल्फा लिमिटेड के शेयर्स। ये कितने शेयर्स पड़े? 1.5 लाख खरीदे, 1 लाख बोनस के मिल गए, अमाउंट इतनी लगी। तो 2.5 लाख के हिसाब से अगर ये हैं, टोटल इतना लगा 2.5 लाख के लिए, तो 15.3 रुपीज़ आपको पर शेयर पड़ा। अब आपने 80,000 शेयर्स बेच दिए, तो अगर आप 80,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,24,000। तो ये आपकी कॉस्ट है। 17,60,000 आपकी सेल्स है। तो अगर मैं 17,60,000 में से माइनस कर दूं ये जो मैंने कॉस्ट निकाली है 80,000 शेयर्स की, वेटेड एवरेज बेसिस पर, तो 5,36,000 जो है प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट मैंने P&L में डाल दिया। ये अमाउंट ज़्यादा आ गई इस साल, ये अमाउंट ज़्यादा आ गई, जो डिफरेंस है वो P&L में चले जाएगा। तो ये अकाउंट डेबिट हो रहा है बट P&L क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट होने का मतलब P&L में इनकम रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद जो है आपको 15% का इंटरिम डिविडेंड मिलता है अल्फा लिमिटेड के शेयर्स पे। अल्फा लिमिटेड के जो शेयर्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से देख लीजिएगा, 10 रुपये ईच वाले शेयर्स हैं। ये अल्फा लिमिटेड का अकाउंट है जिसमें 2.5 लाख शेयर्स में से 80,000 आप माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो बेच चुके हो आप। तो जब आप 2.5 लाख में से माइनस करेंगे 80,000 तो आएगा 1,70,000।
1,70,000। 1,70,000 में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से तो आएगा 17 लाख। उस पर 15% दिया है तो आएगा 2,55,000। 2,55,000 ये डिविडेंड निकल कर आ गया है। इसके बाद जो है बीटा लिमिटेड का दे रखा है, बॉन्ड्स का दे रखा है, बीटा लिमिटेड का दे रखा है, तो अल्फा लिमिटेड का और कुछ गिवन नहीं है। दैट मीन्स कि अल्फा लिमिटेड में इतना ही हुआ कि आपने खरीदा, आपको बोनस मिला, आपने कुछ बेचा, उसमें कुछ प्रॉफिट आया, कुछ आपको इंटरम डिविडेंड मिला। तो इंटरम डिविडेंड का मतलब है कि जितने आपके पास शेयर्स अभी हैं उन सब पर मिलेगा, और पिछले साल का फाइनल डिविडेंड मिल रहा है, तो यानी पिछले साल तक जो कंपनी ने शेयर्स इशू करे हुए थे उन पर आपको डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो 1,70,000 जो बच गया उसे आप कैरी करेंगे। ये आपका बैलेंस है, रिमेनिंग डेबिट माइनस क्रेडिट रिमेनिंग बैलेंस है। और आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये आपने पर शेयर की कॉस्ट निकाली थी, इसे अगर मैं 1,70,000 से मल्टीप्लाई करूं देख सकते हैं आप 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 15.3 यही अमाउंट आ रही है जो यहाँ पर निकाल के दी है। तो इससे क्या हो गया कि आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स जो अल्फा लिमिटेड में करा है वो अकाउंट आपका तैयार हो गया। जब भी आप अकाउंट का नाम लिखें तो नीचे ब्रैकेट में लिखने की बजाय ये वाला ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है कि आप डायरेक्टली लिख दें इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड, तो क्लियर हो जाता है। अब 15 जनवरी को जो है बीटा लिमिटेड मेड अ राइट इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। 5 रुपये पर शेयर पर यह राइट इशू आया है। मिस्टर ब्राउन ने अपना ऑप्शन 40% के लिए एक्सरसाइज करा और बाकी को मार्केट में 2.25 में राइट्स को बेच दिया। राइट शेयर्स को नहीं, राइट्स को ही बेच दिया। तो यहां पर क्या है, 4 के बदले 1, इसलिए आपको बीटा लिमिटेड के अकाउंट में आना पड़ेगा। यहां पे 60,000 है, 60,000 है जी, तो 60,000 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। $60,000 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा 15,000। अब 15,000 में से 40% इन्होंने जो है राइट्स एक्सरसाइज करे हैं, तो 15,000 का 40% आपको निकालना पड़ेगा। आप अपना कैलसी यूज करिए। अब 15,000 का 40% आएगा 6,000 शेयर्स, जिसको 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने राइट शेयर को परचेज कर लिया। बाकी जो बच गए 60% यानी कि 9,000 शेयर जो बच गए, वो 9,000 शेयर्स इन्होंने 2.25 रुपीज में वो राइट्स बेच दिए। उस 9,000 शेयर्स के राइट्स बेच दिए, अधिकार बेच दिए 2.25 में, और वो सारा पैसा जो है पीएनएल में चले जाएगा। इसके बाद 15,000 बॉन्ड्स को बेचा गया है 90 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, और ये बेचा गया 1 मार्च को। 15,000 बॉन्ड्स हैं 90 रुपीज पे, तो आएगा 13,50,000। ये है एक्स इंटरेस्ट, बहुत अच्छी बात है। तो यहां आप रिकॉर्ड कर लेंगे 15,000 आपने जो है बॉन्ड्स को बेचा और 13,50,000 में आपने बेचा, तो ये तो आपके बॉन्ड के पैसे आ गए। अब इसके साथ जो है आपने सामने वाली पार्टी से इंटरेस्ट रिसीव करा होगा। 1 मार्च को आप बेच रहे हैं, इंटरेस्ट जो मिलता है वो यहाँ पर गिवन है, करीब करीब आपका इंटरेस्ट मिलता है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो यानी लास्ट 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल गया होगा इन 15,000 पर। 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 12% का इंटरेस्ट है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीनों का जो है इंटरेस्ट सामने वाले से हम लेंगे, क्योंकि इस समय तो बीत गया, बट हमें इसका इंटरेस्ट नहीं मिला क्योंकि हम उससे पहले ही बेच रहे हैं। तो जिसे बेच रहे हैं उसे बोलेंगे भाई 5 महीने का इंटरेस्ट तो दे दे, तुझे कंपनी से 31 मार्च को मिल जाएगा, 5 महीने का भी और 1 महीना जो तूने होल्ड करा उसका भी। ये आ गया 75,000।
तो ये आपने इंटरेस्ट कॉलम में इनकम डाल दी। इसके बाद जैसे ही 31 मार्च आएगा तो 31 मार्च को आप 24,000 में से 15,000 चले गए तो 9,000 आपके पास बॉन्ड्स बच गए। उन 9,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके 12% का जो इंटरेस्ट है 6 महीने के हिसाब से उसे आप रिकॉर्ड कर लेंगे। और मार्च में ही क्योंकि मिला है तो एक्रूड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा, 9,000 को आप डायरेक्टली कैरी करेंगे। बट एक सवाल यह है कि जो आपने बेचा उस पर प्रॉफिट नहीं निकाला, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 19,92,000 इसे आपको डिवाइड करना है 24,000 से, तो आएगा 83। 19,92,000 अमाउंट के 24,000 बॉन्ड्स आपके पास हैं, तो 83 रुपीज़ जो है पर बॉन्ड के हिसाब से आ रहा है। आपने जो है 15,000 बॉन्ड्स बेचे, तो 83 मल्टीप्लाई बाय 15,000 यह आएगा 12,45,000। तो 12,45,000 है कॉस्ट, बेच रहे हैं 13,50,000 में, तो आएगा 1,05,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स। डायरेक्टली पीएनएल में डाला हुआ है, आप एक अकाउंट में डाल सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स, और फिर उस अकाउंट से बाद में पीएनएल में चले जाएगा। ठीक है ना। ये जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट जो नेट है वो भी पीएनएल में इनकम की फॉर्म में चले जाएगा। इस क्वेश्चन में अलग बात क्या थी कि 2-3 जो है टाइप की इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, बीटा लिमिटेड में आपको इंटरम डिविडेंड मिलता है 18% का। ओके, तो कुछ नहीं करना, 60,000 प्लस 6,000 आया तो 66,000 के आपके पास जो है एक तरह से शेयर्स हैं। और इंटरम डिविडेंड का मतलब कि करेंट ईयर का डिविडेंड है, जितने शेयर्स हैं उन पर मिलेगा। 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करा तो टोटल फेस वैल्यू आ गई, 18% से मल्टीप्लाई करा फ्लैट तो आपके पास डिविडेंड आ गया। इस डिविडेंड को आप पीएनएल में डेफिनेटली डालेंगे, क्योंकि डिविडेंड आपने दिया नहीं, डिविडेंड मिला है, इनकम है। और रिमेनिंग जो 66,000 यहाँ पर आ रहे हैं इन्हें आप कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए ऑन 31 मार्च। तो इसी के साथ जो है आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। सिर्फ जो वर्किंग नोट्स थे वो हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस हमने कर ली वर्किंग नोट्स की, जिससे मैंने आपको बताया कि आप हेडिंग डालकर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो वर्किंग नोट बन जाएगा। अगर आप इस हेडिंग को नहीं डालेंगे और डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे दिस माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू और सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट ऑन सेल, तो ये हमने करा है काम। हेडिंग डाल देंगे तो वर्किंग नोट बन जाएगा। तो हेडिंग डालकर कैलकुलेशंस को करें जिससे कि आपका वर्किंग नोट तैयार हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है वो आखिरी इलस्ट्रेशन है, लास्ट इलस्ट्रेशन है। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पीछे की एक्सरसाइज होमवर्क में है और उसमें फीफो मेथड का मैं एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स खुल जाएं। बाकी जो है आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। ए लिमिटेड ने परचेज करे हैं 5,000 इक्विटी शेयर्स एट 105 रुपीज़। तो इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाइए और 5,000 शेयर्स को आप 105 से मल्टीप्लाई करिए। मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, आपके हाथ में भी होना चाहिए। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 105 आएगा 5,25,000। 5,25,000 शेयर्स वर कोटेड कम डिविडेंड। ओके, देख लीजिए आप, वर्किंग नोट 1 बना हुआ है 5,25,000। 2% की ब्रोकरेज है वो यहाँ ऐड करी हुई है, बट यहाँ कहीं भी मुझे जो है 2% की ब्रोकरेज नहीं दिख रही। ये लाइन एंड में लिखी हुई है, तो कई बार हमसे छूट जाती है कि हमने तो लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, बट कोई पॉइंट जो है वो एंड में दे रखा है कि जो भी कंपनी जो है खरीद बेच कर रही है उस पर 2% की ब्रोकरेज दोनों साइड लगेगी। तो उस केस में जो है आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पे 2% लगाएंगे तो आपको पता लगेगा ये मेरी टोटल कॉस्ट लगी है, और उस टोटल कॉस्ट से आप रिकॉर्ड कर लेंगे। आदत डाल लीजिए, इतना तो बनाना आपको आता ही है। नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट, आदत डाल लीजिए, बीच में डिविडेंड का भी कॉलम दिखा दें। तो जो डिविडेंड इनकम आएगी उसे डिविडेंड के अकाउंट में डालें। ये 2 अकाउंट बन गए हैं, डिविडेंड अकाउंट और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट दोनों बन गए हैं। सेकेंड लाइन कहती है शेयर्स वर कोटेड कम डिविडेंड। अच्छा, कोई बात नहीं, हमने परचेज करा है, फ्यूचर में जो डिविडेंड आएगा
हमें नहीं पता कितना आएगा, वो प्राइस इसमें इंक्लूडेड है, हम इससे हटा देंगे। 15 मई को जो है डिविडेंड आया है 2% लास्ट ईयर का, तो जाहिर सी बात है ये शेयर्स कोई नए तो है नहीं, पिछले साल ही इशूड थे, हमने किसी से खरीद लिए, तो इसमें 2% का डिविडेंड हमने ऑलरेडी उसको सामने वाले को पे कर दिया होगा। 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा 5 लाख, और 5 लाख का 2% आएगा 10,000। तो ये 10,000 जो है आपने अपनी कॉस्ट को कम कर दिया। बैंक अकाउंट मिला, डिविडेंड है, डिविडेंड की इनकम होनी चाहिए, बट आप ये कह रहे हैं कि जो हमने 5,35,500 पे करे हैं उसमें जो है 10,000 हमने पे कर दी, उसमें 10,000 हमने पे कर दी, तो वो आपने इन्वेस्टमेंट को नेट कर दिया कि अच्छा इतने की इन्वेस्टमेंट पड़ी। 30 जून को जो है बोनस आया है 5 के बदले 1, तो आप देख सकते हैं कि 5,000 शेयर हैं और 5 से डिवाइड करेंगे 5 के बदले 1, तो मतलब 5,000 के बदले 1,000 आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे, जिसमें कोई भी अमाउंट का आदान प्रदान नहीं होगा। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर को राइट इशू भी आया है 12 के बदले 1, 45 रुपीज़ में। 12 के बदले 1 का मतलब है कि ये 6,000 आपके पास शेयर्स हैं टोटल, 12 से डिवाइड करें तो 6,000 को 12 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 500 शेयर्स के आपको राइट मिले हैं, अधिकार मिला है। कंपनी ने जो है ए लिमिटेड ने जो है 50% के लिए सब्सक्राइब करा है, बैलेंस को 5 रुपये पर बेचा है, तो 250 शेयर्स को 5 रुपये पर बेचोगे तो वो आपकी आएगी इनकम, यानी 1250 की आपकी आएगी इनकम, और बाकी 250 शेयर्स को आप 45 रुपीज़ में खरीद लेंगे। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 45, 11250। कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, नहीं तो जो भी मैं बोल रहा हूँ आप नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, समझ रहे हैं ना, मेरे साथ करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ 250 मल्टीप्लाई बाय 45, और 45 क्या है, 45 पर राइट शेयर को इशू किया गया है, तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे और अमाउंट अपने सामने देखेंगे तब आपको लगेगा हाँ ये चीज़ हुई है। आप सिर्फ सुनेंगे तो काम नहीं बनेगा, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर पर मेरे साथ ऑपरेट करिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ और मैच करिए, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई है। उसके बाद जो है कंपनी ने जो है इंटरम डिविडेंड दिया है 1% का, तो इंटरम डिविडेंड जो है इन सभी शेयर्स पर मिलेगा, 6,000 शेयर्स पे और इन 250 शेयर्स पे सब पर मिलना चाहिए नहीं। ये जो 250 शेयर्स हैं ये 1 अक्टूबर को आपने जो है खरीदे हैं, 1 अक्टूबर को आपने जो है खरीदे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, दिक्कत क्या है। तो ये 6,250 जो शेयर्स आ रहे हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो 62,500 आएगा, इसमें 2% जो है, 2% ही कितना है, 1% जो है इंटरम डिविडेंड है। तो 6250 जो है 100 रुपये का एक शेयर है फेस वैल्यू का, तो 1% निकल कर आएगा 6250, 6250। हालांकि यहाँ पर उन्होंने एक लाइन लिख दी है राइट शेयर्स वर नॉट एंटाइटल टू डिविडेंड, तो इसका मतलब ये लाइन नहीं दे रखी होती तो आता 6250, क्योंकि ये लाइन लिख दी है तो इसका मतलब ये 250 पर इंटरम डिविडेंड नहीं मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्वेश्चन को चैलेंज तो नहीं कर सकते। तो 60,000 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.01 आएगा 6,000, इस पे डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो बाकी सब पर जो है इंटरम डिविडेंड तो मिलेगा, और इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करा, फेस वैल्यू आया, 1% निकाला, ये आपको डिविडेंड का इनकम आपकी हो गई। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि कंपनी ने जो है 3,000 के शेयर्स को बेचा है 95 पर शेयर के हिसाब से, तो दैट मीन्स कि 3,000 को मल्टीप्लाई करिए 95 से, ये आएगा 2,85,000, देख लीजिए 2,85,000 में से आपकी जो है ब्रोकरेज है 2% की, वो आप माइनस कर लीजिए, तो 2,85,000 में से माइनस कर लीजिए, आपकी ब्रोकरेज है यहाँ पे 2%, तो इसका 2% निकल कर आएगा 5,700,
ये ब्रोकरेज है तो नेट ऑफ ब्रोकरेज पड़ा 2,79,300, 2,79,300। अब ये आपकी सेल्स है, तो आपको कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तभी आप कॉस्ट जब माइनस करेंगे तो आपके पास जो है प्रॉफिट आएगा इसको बेचने पर। तो कॉस्ट कितनी है 5,35,000, कैलकुलेटर पर ऐड करिए, प्लस 11,250, कैलकुलेटर पर ऐड करिए मेरे साथ, 5,35,500, 5,35,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000, कॉस्ट को नेट किया गया है, तो आपको नेट कॉस्ट पड़ी 5,36,750, राइट। और ये कितने शेयर्स की कॉस्ट पड़ी आपको, ये आपको पड़ी 6,250। ये 250 शेयर्स हैं, ये 6,000 हैं, तो 6,250 तो निकल कर आएगा पर यूनिट कॉस्ट, ये टोटल आपकी नेट कॉस्ट आ रही है, ये आपके शेयर्स हैं, तो 85.88 पर शेयर आपकी कॉस्ट आ गई। अगर आप 3,000 शेयर्स को बेच देंगे तो 3,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको 3,000 शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आएगी 2,57,640। तो ये आपने कॉस्ट निकाल दी। अगर आप माइनस करें 279,300 में से, तो 21,660 का आपके पास प्रॉफिट आएगा। राइट। जो भी डिविडेंड इनकम है वो आप पीएनएल में डाल देंगे, जो प्रॉफिट ऑन सेल है वो भी पीएनएल में जाएगा, और जो बाकी एंड है उसमें आपका बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा। 6,250 में से 3,000 बिक गए, बाकी बच गए 3,250, और उनकी ये कॉस्ट आ रही है। और कॉस्ट कैसे निकालोगे, वैसे ही जो निकली है अभी 85.88, या तो बैलेंसिंग फिगर मान लो, इसमें से डेबिट में से सारा क्रेडिट माइनस करो, यही आएगा। दूसरा 85.88 में से जब आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे 3250, तो भी यही आएगा। यानी पर यूनिट कॉस्ट जो शेयर की आ रही है, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपको देंगे बैलेंस कैरी डाउन। इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन हो गया है। जितनी भी कैलकुलेशन करी वो वर्किंग नोट में हेडिंग डालकर दिखा दीजिए। सैंपल के लिए अगर देखना चाहें तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि जो भी हमने कैलकुलेशन करी है उसे कैसे हेडिंग डालकर यहाँ पर दिखाया गया है। ये बनाकर आ जाएंगे तो इसमें आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे इक्विटी शेयर्स हैं, कुछ बुक वैल्यू है, कुछ नॉमिनल वैल्यू है, और इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, बोनस और राइट अनाउंस करा गया है, जिसमें से कुछ लिए हैं कुछ नहीं लिए हैं। कंपनी ने जो है राइट शेयर इशू करें 20% प्रीमियम पर, डिविडेंड भी डिक्लेयर करा गया है जो मिलेगा बाद में 31 अक्टूबर को। आधे राइट इशू को सब्सक्राइब करा है, आधों को बेच दिया है, राइट्स को, आधे राइट्स को बेच दिया है, बाद में अपने शेयर्स को बेच दिया है। तो यानी कि जो हमने अभी करा सेम टू सेम वही है। आप शेयर का अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अकाउंट, जो भी है डेबिट में डालेंगे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में डालेंगे। अगर आपने कोई शेयर खरीदे और उसमें डिविडेंड का पोर्शन इंक्लूडेड है उसको हटा देंगे जब फाइनल डिविडेंड मिलेगा पिछले साल का। और जो चीज़ें हमने करी है सेम उसके बेस पर ही ये क्वेश्चन होगा, इसमें एक भी पॉइंट नया नहीं है जो डिस्कस ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है प्रेजेंट करी जा रही है बाय मिस्टर जेड, जो एक स्टॉक ब्रोकर है, यानी इनका काम खरीदना बेचना है और इनके लिए इन्वेंट्री होगा ज़रूर, खरीद बेच करते हैं ये। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उसका कुछ ओपनिंग स्टॉक है, कुछ कॉस्ट आ रही है, कुछ परचेज करा है, कुछ बेच दिया है, कुछ परचेज करा है, कुछ बेच दिया है, इंटरेस्ट की कुछ डेट्स आ रही है। आपको जो है फीफो मेथड पर बनाना है। फीफो का मतलब क्या है, जो पहले आया वो पहले गया।
तो फीफो का मतलब क्या है? फीफो का मतलब है कि आपने जब ये 200 यूनिट्स परचेज करे पहले और ओपनिंग बैलेंस आपका आ रहा था करीब करीब 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू और 100 रुपये ईच है, तो करीब करीब बनेगा 1200 बॉन्ड्स, करेक्ट? इतनी कॉस्ट पर आपको पड़े, 1200 बॉन्ड्स इतनी कॉस्ट पर पड़े। नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय पर यूनिट फेस वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू भी फेस वैल्यू होती है, टोटल में गिवन है। अगर पर बॉन्ड इतनी है तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे? 1200 बॉन्ड्स होंगे। आपने 200 और परचेज कर लिए, कोई बात नहीं, पर जब ये 500 आप बेचोगे तो आप इन 1200 में से जो है 500 बॉन्ड्स को बेचोगे, तो बेचने पर जो प्राइस आएगी उसमें से आप माइनस करेंगे कि भाई 1200 की कॉस्ट क्या थी, उस हिसाब से 500 की कॉस्ट क्या होगी, उस कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकलेगा। और फिर जब आप 300 बेचेंगे तो फिर आप 300 बेचेंगे, इसमें से ही बिकेंगे वो, समझे आप? तो इसको कैसे दिखाएंगे आप? चलिए क्वेश्चन 2 जो है उसको यहां पर करते हैं। क्वेश्चन 2, तो 1,20,000 जो है आपके पास जो है नॉमिनल वैल्यू वाले बॉन्ड्स हैं जो कि आपको पड़े 1,18,000 में। अब यहां पर जो ट्विस्ट है वो आपको पहले से मालूम है, हमने क्वेश्चन करा हुआ है कि यहां पर आप देख सकते हैं 9% के जो बॉन्ड्स हैं उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 30 सितंबर और 31 मार्च को, पर बुक्स जो है वो क्लोज होती है 31 दिसंबर को। तो यानी कि जो ओपनिंग है वो 1 जनवरी का होगा, और ओपनिंग का मतलब ये हो गया कि 1 जनवरी को जो पिछला सितंबर गया उसको इंटरेस्ट रिसीव हो गया होगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया होगा बट मिला नहीं होगा, तो वो आपने इनकम तो रिकॉग्नाइज कर दिया होगा लास्ट ईयर में, उसे आपने कैरी डाउन करा होगा, अभी आप उसे ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, उस 3 महीने के इंटरेस्ट को आप ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? यहां पर आप जो है और खरीदते हैं, तो करीब करीब आपने जो है कितने बॉन्ड्स खरीदे? 200 बॉन्ड खरीदे, 200 बॉन्ड्स आपने परचेज करे 98 रुपीज के एक्स इंटरेस्ट। तो 200 बॉन्ड्स का मतलब है कि 20,000 की फेस वैल्यू के आपने खरीदे और 98 एक्स इंटरेस्ट है, तो आपने 200 मल्टीप्लाई बाय 98 कर दिया। मैं आपको करके दिखा देता हूं, 200 मल्टीप्लाई बाय 900, सॉरी 200 मल्टीप्लाई बाय 98, और इंटरेस्ट जो है वो अलग से कैलकुलेट कर लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने का। अब फीफो मेथड कब लगेगा? जब आप बेचेंगे, तो 500 यूनिट जब आप बेचेंगे 100 रुपीज पर, तो यहां पर मजेदार चीज होगी कि आप 50,000 रुपीज में बेचेंगे 500 यूनिट्स को, 100 रुपये एक की पड़ी, और जब आप बेच रहे हैं तो सामने वाला आपको इंटरेस्ट दे रहा है। आपने जुलाई में बेचा 1 जुलाई को, तो लास्ट इंटरेस्ट मार्च में मिला ही होगा, उसके बाद अप्रैल और मई और जून, तो 3 महीने का इंटरेस्ट जो है सामने वाला आपको पे कर रहा है, तो वो तो इंटरेस्ट आपकी इनकम मानी जाएगी। अब प्रॉफिट लॉस देखने के लिए आप यहां देख सकते हैं कि भाई देखिए 1,18,000 आपको पड़ा, 1,18,000 आपको पड़ा 1200 बॉन्ड्स का, तो एक बॉन्ड का पड़ा 98.33, तो 500 का कितना पड़ा? तो 500 बॉन्ड्स का आपको करीब करीब पड़ा 49,1666। ये 500 बॉन्ड की प्राइस है जो आपको कॉस्ट प्राइस पड़ी। आपने बेचा कितने में? 50,000 में बेचा, तो जब आप 50,000 माइनस करेंगे तो करीब करीब 833 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। एवरेज में क्या होता था? एवरेज में आप इन सभी को ऐड करते थे, डिवाइड करते थे जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उससे, तो एक बॉन्ड का एवरेज कॉस्ट आता था। जब आप बेचते थे तो आप ये देखते थे भाई मैंने इतने में बेचा, एवरेज कॉस्ट ये आ रही है, तो कॉस्ट कितनी पड़ी। फीफो में आप क्या बोल रहे हैं कि भाई एवरेज नहीं करना, पहले की जो कॉस्ट आ रही है, जो ओपनिंग में आ रहा है पहले वही बिकेगा। तो ओपनिंग में 1200 की इतनी कॉस्ट है, तो 500 की कितनी कॉस्ट होगी जो मैंने 50,000 में बेच दिया, उस हिसाब से मुझे 833 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना जी। 30 सितंबर को आपको वैसे ही इंटरेस्ट मिल जाएगा दोबारा से, और उसके बाद आप कुछ परचेज करेंगे तो आप परचेज और कर लेंगे 50 डिबेंचर्स को, और 1 फरवरी को आप डिबेंचर्स बेचेंगे 200 डिबेंचर्स।
तो जब 200 डिबेंचर्स आप सेल करेंगे, थ्री 300 डिबेंचर्स आप बेचेंगे, तो 300 डिबेंचर्स जब आप सेल करेंगे, अच्छा ये आ गया आपके पास, और लास्ट में आप जो है 150 डिबेंचर और खरीदते हैं और एंड में जो है 300 डिबेंचर्स को सेल आउट करते हैं। तो सिमिलरली अभी 1200 बॉन्ड्स आपके पास थे, तो यहां पर जो है लास्ट में आप 150 बॉन्ड्स और खरीदते हैं और एंड में जो है 300 बॉन्ड्स आप सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो कोई बात नहीं, खरीदने की एंट्री आप डाल लीजिए, 150 बॉन्ड्स खरीदने की एंट्री आ गई, 300 बॉन्ड्स बेचने की एंट्री आ गई। अब ये जो 300 आपने बॉन्ड्स बेचे, ये भी तो 1200 में से 500 चले गए, तो 700 भी बचे हुए हैं, तो इसी में से तो बेचे होंगे, तो उस हिसाब से आपका 200 का प्रॉफिट आएगा। कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, सेम चीज हमें करनी है। 98.33 जो है ये आपकी यहाँ पर कॉस्ट है, पर बॉन्ड की कॉस्ट है ओपनिंग, जिसमें से आप बेच रहे हैं। तो अगर आपने 300 बॉन्ड्स बेचे तो कॉस्ट आएगी 29,500। 300 बॉन्ड्स आपने बेचे तो उसकी कॉस्ट आएगी 29,500। 29,700 में बेच रहे हैं, कॉस्ट है 29,500, तो यानी 200 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो फीफो में आप देख रहे हैं भैया जो खरीदा था पहले पहले वही बिक रहा है, और एंड में जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो भी किस प्रकार होगा कि जो आपने यहाँ पर परचेज करा, यहाँ पर बाद में परचेज करा, उसमें से तो कुछ बिका नहीं, तो उसका तो पूरा का पूरा कॉस्ट। और ये जो ओपनिंग में आ रहा था 1200 बॉन्ड, जिसमें से 500 बॉन्ड्स चले गए, 300 बॉन्ड्स चले गए, तो 800 बॉन्ड चले गए, तो बाकी के जो 400 बॉन्ड्स हैं उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो ऐसे कर आप वैल्यू करेंगे। अगर मैं आपको रिलेट करने के लिए बताऊं तो जैसे इन्वेंटरी वैल्यूएशन में करते हैं या मटेरियल कॉस्टिंग में कराया है, उसके फ्री वीडियोस यूट्यूब पर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। योगेश वर्मा क्लासेस चैनल पर है, जिन्होंने कॉस्टिंग की क्लासेस नहीं ली है वो पूरा मटेरियल कॉस्टिंग फ्री में कर सकते हैं। और उसमें जो है यही सिखाया गया है कि आप वेटेड एवरेज से कैसे करते हैं, फीफो से कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टॉक लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर है, बट आपका काम ही खरीदने बेचने का, यू आर स्टॉक ब्रोकर, तो इसलिए आपके लिए वो भी एक तरह की इन्वेंट्री है। तो ये आपने फीफो मेथड पर बनाया। अगला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम है और वो भी आपको फीफो पे बनाना है, ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे, अगर दिक्कत आएगी तो पूछेंगे। इसी के साथ जो है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूरा हो गया, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है, सिर्फ फीफो मेथड क्या होता है वो समझाना था, जो कि कई लोग 11th-12th में पढ़कर आते हैं, कई लोग फाउंडेशन में करते हैं, कई लोग कॉस्टिंग में करते हैं, या AS2 में जो हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन करा उसमें करते हैं, और उसके बाद भी नहीं समझ आया तो एक बार और यहाँ पर दोबारा समझा दिया कि फीफो मेथड क्या होता है। जो पहले आया वो पहले गया। इतनी बार समझाने के बाद और सारे क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट मोर देन 50% क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करने के साथ, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच गए उसको डिटेल में डिस्कस करने के साथ, इंक्लूडिंग सारी कैलकुलेशंस जो हमने करी, हमने ऑलमोस्ट जो है आपकी सारी इलस्ट्रेशंस हमने डिस्कस कर ली है। और बैक के क्वेश्चंस भी हमने 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से तीनों के तीनों में से 2 क्वेश्चंस तो पूरे डिस्कस कर लिए, और लास्ट वाला बिल्कुल सिमिलर है, थर्ड क्वेश्चन जैसा हमने सेकंड करा वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सेम ओपनिंग, फिर डिबेंचर, बॉन्ड की जगह डिबेंचर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इंश्योरेंस क्लेम कराऊंगा, क्या क्या है देखते हैं जरा उसमें। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का आपका हो गया, 8 से 12 नंबर पक्के हो गए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और इंश्योरेंस क्लेम जो है वो अब हम करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको उसमें, फिर जो है आप उसे कर पाएंगे। यानी कई बार सामान वगैरह जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम देती है, वो क्लेम कितना बनेगा उसके लिए बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ती है, देखना पड़ता है, तो वो काम हम करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम के बाद आपका ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा, फिर हायर परचेज और डिपार्टमेंटल करेंगे। तो ये मेरा टारगेट है कि ये दोनों चैप्टर्स में आपको जल्दी से जल्दी कराऊं, 1 हफ्ते में नहीं हो पाया तो 10 दिन में कराऊं, 10 दिन में तो आराम से करा दूँ आपको, हायर परचेज और इंश्योरेंस क्लेम क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एंड डिपार्टमेंटल भी करा दूँ। तो आपका जो है मिड ऑफ सितंबर तक जो है आपका ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाए। लास्ट 15 डेज बचेंगे सितंबर के, उसमें डेफिनेटली फाइनल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंटिंग होगा,
डिटेल में होगा। साइड बाय साइड अपने और सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहें। अक्टूबर मंथ को बिल्कुल फ्री रखें रिवीजन पर्पस के लिए। एक बार आपने सारी चीज़ें समझ ली, खुद से कर ली और नोट्स कॉपी तैयार हो गई तो रिवीजन फटाफट हो जाएगी। मान के चलिए रिवीजन बहुत फटाफट होगी। समय वेस्ट करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, नॉट अ सिंगल मिनट। ये मत समझिए कि एक सब्जेक्ट आसान लग रहा है तो हो जाएगा, तो दूसरा भी है, फिर तीसरा भी है, चौथा भी है। तो आपको हर सब्जेक्ट को वेटेज देनी है और सब चीज़ें कंप्लीट जल्दी जल्दी करते रहनी है और हैंडी रखनी है कि भैया ये मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है मैंने, ये मार्क करा है, नेक्स्ट टाइम मेरे को इतना ही करना है। यू हैव टू कन्फाइन योर सेल्फ कि बस हाँ ये सब मुझे करना है और इससे मेरी सारी क्लैरिटी हो रही है, मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, सब कुछ मेरे को क्लियर हो रहा है। तो वो आपको करके रखना पड़ेगा और 2-3 बार रिवीजन करनी पड़ेगी, तब आप एग्जाम में जो है परफॉर्म कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली अक्टूबर में जैसा मैंने बोला है कि आप कम से कम एक टेस्ट भी लिख कर करेंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियां हो रही है, या आप धीरे लिख पा रहे हैं, टाइम पे नहीं कर पा रहे, वो सब चीज़ें आपको पता लगेगी। तो वो करना जरूरी है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो। Thank you for watching. Stay tuned. Now I will see you in the next video with a different chapter, insurance claim. तब तक के लिए bye bye.